तो राजनीति के उन प्रश्नों की बात करनी थी जिनकी संभावना पेपर में बन रही है। कुछ प्रश्नों की बात तो मैं कर चुका था, आगे की बात करते हैं। सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, जिसे नॉर्मली शॉर्ट में बोल देते हैं CWC। CWOC केंद्रीय भंडारण निगम है, यानी जो केंद्र सरकार है पूरे भारत देश के लिए खाद्य आदि की वस्तुओं को भंडारण करती है और फिर उनका किस तरीके से वितरण करना है, कौन से क्षेत्र में बांटना है, ये सारी चीज़ें सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन देखती है। यानी खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है ये, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यान CPSE है। ठीक है। इसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट और संबंध गतिविधियों के कारोबार में लगी हुई। सीधी बात है, किसानों से जो कई प्रकार से खरीदना है और फिर उनको गरीबों तक पहुंचाना, ये इसका काम है। ये भी राजनीति के अंतर्गत आएगा। अगर बांटेंगे, अगर जरूरतमंदों को अनाज देंगे तो ही तो वोट देंगे, अगर उनकी हेल्प नहीं करेंगे तो कैसे होगा, लोग खुश कैसे रहेंगे। और सरकार का काम है जनता खुश रहे। मानवाधिकार दिवस जो है ये क्या है, तो एक एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संस्था है जो इंग्लैंड यूरोपीय संघ में ही बनी थी। इनका काम था पूरी दुनिया में मानवों के प्रति हो रहे जो अत्याचार हैं उनकी निगरानी करना, उनकी समीक्षा करना। तो ये संस्था, इसका मुख्यालय लंदन में है। 10 दिसंबर को, प्रत्येक 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं, मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। इस संस्था का काम ही है मानवाधिकारों की रक्षा करना। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। रियो सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो सम्मेलन का दूसरा नाम है पृथ्वी सम्मेलन या विश्व पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ठीक है, रियो सम्मेलन का हो या पृथ्वी सम्मेलन का हो। रियो सम्मेलन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सम्मेलन जो हुआ था ये ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो, जहाँ पर 100 से अधिक देश और कई सामाजिक संगठनों ने भाग लिया। और पृथ्वी की रक्षा के लिए, यानी पृथ्वी का विकास भी हो पर जैव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण को साथ में लेते हुए औद्योगिक नीतियां बनाना, 21वीं शताब्दी के लिए एजेंडा बनाना, इस तरीके का काम यहाँ रियो सम्मेलन में हुआ। यानी जैव विविधता और पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, यानी पृथ्वी के देश विकास भी करें पर जैव विविधता को बचा के रखें, पर्यावरण को बचा के रखें, ऐसी नीतियां बननी चाहिए। तो 21वीं सदी में पर्यावरण और जैव विविधता की सुरक्षा के साथ विकास और लोगों के जीवन स्तर में उन्नति का खाका तैयार करना ही रियो सम्मेलन का मूल उद्देश्य था। अगली बात आती है जो है इस सम्मेलन में 100 से अधिक देशों। ठीक है, वैश्वीकरण का आर्थिक प्रभाव क्या है, ये प्रश्न भी बनता है। तो वैश्वीकरण से पहले तो मतलब समझ लो, जैसे मेरा घर गांव में है और मैं घर में अपने मोहल्ले वालों से नहीं बोलता हूँ, अपना काम करता हूँ, खाना बनाता हूँ, सो जाता हूँ। तो मैंने अपने घर के दरवाजे मोहल्ले वालों के लिए बंद कर रखे हैं। तो मेरी जो तरक्की हो सकती है, अगर कोई चीज़ कहीं बिकने आई है या कोई अच्छा काम हो रहा है तो मुझे इसमें भाग लेने नहीं मिलेगा। ऐसे ही वैश्वीकरण में है, क्या होता है, कोई देश जब ये नियम बनाता है कि मेरा देश की जो उत्पादन है मेरे देश के लोग खाएंगे, ना हम बाहर का कुछ लेंगे ना बाहर कुछ देंगे, तो ये हो गई बंद अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण में क्या होता है, देश ने अपने दरवाजे या अपना मार्केट, अपना बाजार दूसरे देश या दूसरे देश के लोगों के लिए खोल दिया कि आप आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए और सामान ले जाइए हमसे, या अपना सामान हमारे यहाँ बेचिए। तो यही कहलाता है वैश्वीकरण। ठीक है, वैश्वीकरण में क्या होता है, अगर दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ आएंगे, हमारे देश के लोग वहाँ जाएंगे। जैसे मेरे देश के लोग मान लो गणित में बहुत होशियार हैं, इंजीनियर्स बहुत हैं, तो जिस देश में इंजीनियर्स की ज़रूरत है वहाँ पर हमारे देश लोग जाएंगे, जहाँ हम इंजीनियर्स की ज़रूरत नहीं है वहाँ लोग नहीं जाएंगे। तो वैश्वीकरण से एक बात तो साफ होती है कि संतुलन बनता है। किन में संतुलन बनता है, विकसित देशों में और विकासशील देशों में, और जो बिल्कुल बेकार बहुत खस्ता हालत में देश हैं, गरीब देशों में। तो गरीब, विकसित और कमजोर देशों में संतुलन बनता है वैश्वीकरण से। दूसरा, वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि होती है, आयातों के प्रतिबंध में कमी लग जाती है, पूंजी का प्रभाव बढ़ता है, निवेश और से रोजगार बढ़ते हैं। ठीक है ना, और जीवन स्तर में उन्नति होती है, लोगों की आमदनी बढ़ती है, आय बढ़ती है। तो ये वैश्वीकरण के प्रभाव हैं। भारत में कुछ लोग कहते हैं वैश्वीकरण बढ़ने से एक नुकसान है, अमीर अमीर हो जाता है, गरीब गरीब हो जाता है। हाँ, ये तो दिक्कत है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया के लिए अपने गेट खोले हैं तो जो दुनिया से व्यापार करना जानता है वही व्यापार करके पैसा कमा पाएगा। जो बिल्कुल झंड है, प्रचंड झंड है, वो व्यापार क्या करेगा, वो पैसे कैसे कमाएगा। तो यही लॉजिक है, वैश्वीकरण से कमजोर कमजोरी होता है, उसको मेहनत नहीं करेगा तो कमजोरी रहेगा। अब बात करते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, ये जिसके कारण कई सकारात्मक और नकारात्मक बात भी बता दी। वैश्वीकरण से हम लोग सूचना प्रसारण, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं।
आगे बात है हरित क्रांति क्या है, ये प्रश्न पिछले वर्ष आया था, तो इस पर ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखना है कि जो हरित क्रांति के पूरे विश्व में जनक है वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। बोर से आप समझिए ना, खेती जब करते हैं तो बोर करना पड़ता है, तब तो सींचोगे, तो बोर याद रखना। तो नॉर्मल आदमी था बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग ये विश्व हरित क्रांति का जनक है। भारत में कही जाए तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। अब इसमें ये था कि 1967-68 में इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तो एक कृषि नीति लाए हरित क्रांति में, और उस कृषि नीति के तहत उन्नत किस्म के बीज और अधिक उपज देने वाले बीजों को खेती में बोया गया, मशीनों का उपयोग करने की बात करी गई। तो इससे क्या हुआ, भारत की उपज बढ़ गई। यही थी हरित क्रांति, यानी कृषि में उपज को बढ़ाने की नीति। इसके बाद आए योजना आयोग के कार्य लिखें। योजना आयोग के कार्य हैं, योजना आयोग तो पहले ये समझ लो है क्या। तो योजना आयोग एक संस्था है जिसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। क्या करता है भाई, तो ये योजनाएं बनाता है। किसकी योजना बनाता है, भारत या हमारा जो देश है अगले 5 साल कैसे काम करेगा, कौन सी कमी पर गौर करेगा, यानी हमारे जो संसाधन उनका कैसा उपयोग करेगा। तो सिंपली समझे, योजना आयोग एक संस्था है जिसका काम है भविष्य के आने वाले 5 सालों के लिए देश की गतिविधियों और संसाधनों को कैसे उपयोग किया जाए इसकी योजना तैयार करना। क्या होता है, मान लो मेरे पास भारत देश में कोयला खूब है पर मुझे उपयोग करना नहीं आ रहा, कोयला से बिजली बनाना नहीं आ रहा, तो कोयला किस काम का है। तो योजना आयोग का यही काम है कि भाई कोयला कैसे निकालना है। अब ऐसे नहीं कि कोयला का उपयोग करना आ रहा है तो खूब कोयला निकालो, कोयला समाप्त कर दो। योजना आयोग यही बताता है कितना कब कैसे सब करना है। भविष्य के 5 साल की योजनाओं को तैयार करना योजना आयोग का काम है। हर 5 वर्ष में योजना आयोग बनता है। 2015 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग को इन्होंने बदल के नीति आयोग कर दिया। अब ये जैसे पहली पंचवर्षीय जो योजना बनी थी उसमें गौर किया गया था कि कृषि भारत की बहुत मजबूत हो, तो उस पर कृषि की बात की गई, कृषि के लिए और कैसे, कहाँ सिंचाई, कहाँ तालाब, इनकी बात की गई। ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में बात की गई औद्योगिक विकास, यानी उद्योग लगे और विकास हो। फिर ऐसे करके अलग अलग औद्योगिक पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य अलग अलग रहे। अगली बात करते हैं, तीसरी योजना आयोग का अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र बनाना था। पंचशील सिद्धांत क्या है, ये प्रश्न पिछले वर्ष आया था, फिर भी आ सकता है। पंचशील सिद्धांत में नाम ही है पंच यानी 5, और सील यानी एक तरह से नियम, समझ लो एक तरह से संयम। तो पंचशील सिद्धांत मूलतः ये भारत के हैं, पर चीन और भारत के मध्य ये पंचशील सिद्धांत बने थे। क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा कि भैया आप इस जगह के राजा हो, आपका ही इसमें डिसीजन रहेगा, मैं आपके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, आप ही यहाँ के प्रभु हो। तो इस प्रकार से कई प्रकार की भारत और चीन के बीच जो संबंध हैं उनके 5 नियम बनाए गए। कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता, यानी भारत कहेगा कि मैं अपने देश का मैं प्रभु हूं, आप यहाँ प्रभु आके बनने की कोशिश मत करो, यानी आप होशियारी मत मानना। तो संप्रभुता हो गई, यानी आप हमें कोई ऑर्डर नहीं देंगे कि हाँ अपने देश में ये लगा लो, नहीं तो चीन का है अपने देश में यार मध्य प्रदेश में एक डैम बना लो और हमें बिजली भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा। हमारे क्षेत्र के हम ही राजा हैं, हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो संप्रभुता एक इसका नियम था। दूसरा, आपसी गैर आक्रामकता। इनने भारत और चीन के बीच में एक नियम बना कि भाई आपस में हम लोग आक्रामक नहीं रहेंगे, गुस्सा आएगी तो शांत रहेंगे, बातचीत करेंगे पर गैर आक्रामकता रहेगी, ठीक है। तीसरा ये बना एक दूसरे के आंतरिक मामलों में गैर हस्तक्षेप। हमारे अंदर क्या हो रहा है, आतंकवादी घटना हो गई, बम फूट गए, या कोई राजनीतिक पार्टी लड़ रही है, कुछ घटना हो रही है, तो आप हम संभालेंगे। चाइना में क्या हो रहा है आप देखो, हमारे बीच में नहीं बोल रहे। जैसे चाइना में हांगकांग, जो कई लोग मानते हैं कि अलग देश है, पर हांगकांग में जो छुटपुट घटना है वहीं विरोध हुआ तो भारत बीच में नहीं बोला, अब तुम्हारा देश है तुम जानो। तो कहा एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होगा। समानता और पारस्परिक लाभ, क्या मतलब है, यानी हम और आप समान हैं। ऐसे नहीं कि चीन की जनता ज़्यादा है तो चीन कहेगा कि हम बड़े हैं और हमारे हिसाब से कुछ रिश्ते चलेंगे। जैसे होता है ना कि बड़ी फूआ छोटी फूआ, तो बड़ी फूआ कहेगी हम बड़े हैं तो हमारे सुनो। यहाँ कहा चीन ने और भारत में बड़ी फूआ छोटी फूआ जैसा नहीं है, समानता रहेगी, ठीक है। तीसरा, शांतिपूर्ण, जो भी बातचीत होगी वो शांतिपूर्ण होगी, यदि लड़ रहे हैं कहा ऐसे नहीं, बड़े शांति से बातचीत होगी। तो इस प्रकार से 5 पंचशील सिद्धांत हैं। अगला निरस्त्रीकरण क्या है। निरस्त्रीकरण ये है कि आजकल ऐसे अस्त्र शस्त्र बन रहे हैं जो बहुत नुकसानदायक हैं, यानी जैविक हथियार, परमाणु बम, एक फोड़ दो पूरा देश उड़ जाए। तो
कई देशों ने नहीं है सोचा कि यार ऐसी योजना लाओ, परमाणु परमाणु बम ना बनाए। 4-5 देशों ने जिनने बना लिए हैं ठीक है, अब आगे ना बनाए, और जिनने बना लिए हैं वो नष्ट कर दें अपने परमाणु शस्त्र। दिक्कत क्या थी? बोले जितने देशों के पास परमाणु होगा, कोई एक आध देश का सन की कोई सरकार बैठ गई तो उसने फोड़ दिया तो दिक्कत, पूरा देश उड़ जाएगा, पृथ्वी उड़ जाएगी। तो इसलिए कहा निरस्त्रीकरण की नीति अपनाओ, यानी पूरे पृथ्वी के समस्त देश अपने जो खतरनाक हथियार उनको नष्ट करें और आगे उन हथियारों को फिर से कभी नहीं बनाएंगे, ऐसी प्रतिज्ञा करें। तो ये निरस्त्रीकरण का मूल उद्देश्य था कि विनाशकारी हथियारों और शस्त्रों के उत्पादन पर रोक।